नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस द्वारा जिन विभिन्न रूपों में कार्य किया गया था, उसके आधार पर कांग्रेस के इतिहास या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रमुख रूप से 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम काल कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1905 तक रहा और इस काल को उदार या नरम राष्ट्रीयता का काल कहा जाता है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज हम चर्चा करेंगे उग्र राष्ट्रीयता या उग्रवादी विचारधारा का, जिसमें 1906 से 1919 तक का काल इसमें समाहित है। कांग्रेस ने अपने प्रथम काल में ब्रिटिश शासन की आधारभूत न्यायप्रियता में विश्वास रखते हुए प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों की जो नीति अपनाई थी, भारतीय जनता को उनके वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। अतः कांग्रेस के एक बहुत बड़े वर्ग, विशेषतः नवयुवकों में इस नीति के प्रति विश्वास नहीं रहा और 1906 तक कांग्रेस का नेतृत्व उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में आ गया। उग्र राष्ट्रवादियों ने कहा कि कांग्रेस को याचना की पद्धति छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और ब्रिटिश शासन पर दबाव डालकर शासन व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन करवाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। सन 1907 में सूरत विच्छेद हुआ, जिसमें कांग्रेस 2 पक्षों नरम दल और गरम दल में बंट गई। गरम दल के प्रमुख नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और विपिन चंद्रपाल। ये प्रमुख उग्रवादी नेता थे। अब हम चर्चा करेंगे कि उग्र राष्ट्रीयता के उदय के क्या कारण थे, जिससे उग्र राष्ट्रीयता की शुरुआत हुई, या उदारवादियों के कार्यों में ऐसी कौन सी खामियां थी जिसके कारण वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाए। तो हम चर्चा करेंगे उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण। उग्र राष्ट्रीयता का उदय न तो आकस्मिक था और न ही अन्य परिस्थितियों से अलग एक पृथक परिवर्तन, वरन यह तो विभिन्न घटनाओं, परिस्थितियों और शक्तियों का स्वाभाविक परिणाम था। उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारणों की व्याख्या हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे पहला बिंदु है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सन 1892 के सुधार कानूनों की अपर्याप्तता। संवैधानिक सुधार की दिशा में राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 वर्षों के प्रयत्न का परिणाम, यानी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके 7 साल बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया, लेकिन यह अधिनियम स्वयं में निहित कमियों और त्रुटियों के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस या सामान्य भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। अधिनियम में निर्वाचन की व्यवस्था को बहुत घुमा फिरा कर रखा गया था। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी कम थी और परिषदों के कार्य तथा अधिकार बहुत सीमित थे। गैर सरकारी सदस्य जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे और इनके अधिकार अत्यंत सीमित थे। कीथ ने भी लिखा है कि परिषदों को जो नई शक्तियाँ दी गई वे बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। इसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने लिखा है कि इस अधिनियम के अधीन किसी भी सदस्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अथवा परिषद में किसी वित्तीय विवाद पर मतदान करवाने का अधिकार नहीं था। दूसरा बिंदु आता है धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता पाश्चात्य शिक्षा से
प्रभावित थे और अपनी मानसिक पृष्ठभूमि के कारण ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते थे। लेकिन कालांतर में धार्मिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप कांग्रेस में ही एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति के गौरव से परिचित था, जिसका विश्वास विदेशी शासन की समाप्ति में था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की विजय धुंधुम बजाई थी और अरविंद घोष तथा तिलक आदि उग्र राष्ट्रवादी नेता धार्मिक पुनरुत्थान के ही परिणाम थे। अरविंद घोष ने कहा है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है। धार्मिक पुनरुत्थान से प्रभावित होने के कारण ही तिलक ने भारत की स्वाधीनता के लिए हिंदू उत्सवों और हिंदू संगठनों पर बल दिया। यह उग्र राष्ट्रवादी नेता भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति अपना परम पवित्र धार्मिक कर्तव्य समझते थे। अगला बिंदु है प्राकृतिक प्रकोप। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत को अभूतपूर्व प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ा। 1876 से 1900 तक के 25 वर्षों में देश में 18 अकाल पड़े, जिनमें सबसे अधिक भीषण 1896-97 का अकाल था, जिसका प्रभाव 7 करोड़ आबादी और 70,000 वर्ग मील क्षेत्र पर पड़ा। इस भयानकतम अकाल में शासन द्वारा किए जाने वाले सहायता कार्य बहुत अधिक अपर्याप्त और धीमे थे। अकाल की यातना से भी मुक्ति भी नहीं मिली थी कि बम्बई प्रांत के दक्षिण भाग में भयंकर प्लेग फैल गया। अकाल का सामना करने में सरकार ने जितनी निष्क्रियता दिखाई थी, प्लेग का सामना करने में उतनी अधिक अविवेकपूर्ण और निर्दयी सक्रियता अपनाई गई थी। इसके बारे में रामगोपाल ने लिखा है कि सारा काम इस ढंग का था जैसे दुश्मनों द्वारा जीते गए किन्हीं शहरों को फूंका जा रहा हो। अगला बिंदु है आर्थिक असंतोष। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उद्देश्य ये था कि भारत का जितना हो सके उतना आर्थिक शोषण किया जाए। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन रखना, भारतीय कुटीर उद्योगों को खत्म करना आदि था। लॉर्ड बेकन का यह कथन भारत के उग्र राष्ट्रवाद पर पूरे तौर से लागू होता है कि अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। सरकार द्वारा निरंतर भारत विरोधी नीति अपनाई जा रही थी। शासन के द्वारा 1894 में विदेशी माल पर आयात कर समाप्त कर दिया गया। इससे देशी सामान महंगा हो गया और विदेशी सामान सस्ते दामों पर बिकने लगा। सरकार की इस नीति के कारण ही स्वदेशी आंदोलन चला। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं में वृद्धि के साथ साथ शिक्षित भारतीयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी, लेकिन शासन द्वारा शिक्षित भारतीयों को उनकी योग्यता के अनुसार पद नहीं दिए जा रहे थे, जिससे भी भारतीयों में निराशा और तीव्र असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। अगला बिंदु है भारतीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार। उग्र राष्ट्रवादिता के कारण का एक दूसरा प्रमुख कारण है अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति अहंकार युक्त व्यवहार और आंग्ल भारतीय पत्रों का भारत विरोधी दृष्टिकोण तथा प्रचार। दिन प्रतिदिन के जीवन में भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार ही किया जाता था। अनेक बार ब्रिटिश सैनिकों और अन्य व्यक्तियों ने भारतीयों के साथ घातक मारपीट की थी और कई बार आहत व्यक्ति भी मर गए थे, लेकिन अंग्रेज अधिकारी दंड से बच जाते थे या उन्हें बिल्कुल साधारण सा दंड दिया जाता था।
लॉर्ड रोनाल्ड ने अपनी पुस्तक में इस प्रकार की 2 घटनाओं के उदाहरण दिए हैं। इन अपराधों और हत्याओं से भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि आंग्ल भारतीय समाचार पत्रों द्वारा इस प्रकार के व्यवहारों को प्रोत्साहित किया जाता था। अगला बिंदु है विदेशों में भारतीयों के साथ व्यवहार। ब्रिटिश उपनिवेशों में, विशेषकर नेपाल और दक्षिणी अफ्रीका में, भारतीयों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार असंतोष का एक अन्य कारण था। इस दुर्व्यवहार के कारण 1903 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए B.S. मुंजे ने दुखपूर्वक कहा था कि हमारे शासक इस बात पर भी विश्वास नहीं करते कि हम भी मनुष्य हैं। भारतीयों के द्वारा यह अनुभव किया गया कि उन भारतीयों के साथ भारत राष्ट्रीयता की पराधीनता के कारण ही दुर्व्यवहार किया जाता है। अतः हमें इस ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना है। पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। जब भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के माध्यम से मैजिनी, बर्क, गैरिबाल्डी और वाशिंगटन के स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले भाषण पढ़े, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, आयरलैंड का संघर्ष और इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का इतिहास पढ़ा तो वे स्वतंत्रता की ओर बढ़े और उनके द्वारा उग्र राष्ट्रीयता का मार्ग अपना लिया गया। अगला बिंदु है भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन। 19वीं सदी तक पूर्व में यह धारणा प्रचलित थी कि पश्चिम के किसी संघर्ष में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन 1896 में अफ्रीका के एक छोटे से देश एबिसिनिया द्वारा यूरोप के विशाल देश इटली और 1904-05 में जापान के द्वारा रूस को पराजित कर दिया गया। यह असंभव समझी जाने वाली घटनाएं थी और इन्होंने भारतीयों में यह विचार उत्पन्न किया कि ब्रिटेन के विरोध स्वतंत्रता के संघर्ष में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगला बिंदु है लाल, पाल और बाल का नेतृत्व। बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाल लाला लाजपत राय और पाल विपिन चंद्र पाल। उग्र राष्ट्रीयता के उदय में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल का एक नेतृत्व एक महत्वपूर्ण कारक था। ये नेता अटूट देशभक्ति और ब्रिटिश शासन के कट्टर शत्रु थे। तिलक कहा करते थे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हमारा उद्देश्य आत्मविश्वास है, भिक्षावर्ती नहीं। लाला लाजपत राय ने अपनी सशक्त वाणी में कहा, अंग्रेज भिखारी से सबसे अधिक घृणा करते हैं और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा का पात्र भी है। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम सिद्ध कर दें कि हम भिखारी नहीं हैं। अगला बिंदु है लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। भारत में उग्रवाद के उदय के लिए यदि कोई एक कारण सबसे अधिक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है तो वह है लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। 1898 से 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल रूप में नौकरशाही के साक्षात प्रतिरूप लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए वही कार्य किया जो मुगल साम्राज्यवाद के लिए औरंगजेब ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1891 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम पास कर कॉरपोरेशन में भारतीयों की संख्या घटाकर आधी कर दी। इसी प्रकार 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास कर विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट में भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया। अगला बिंदु है उदारवादियों की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति असंतोष। सन 1885 से 1905 तक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व उदारवादियों के हाथों में रहा, लेकिन इनकी शांतिपूर्ण वैधानिक नीतियों का ब्रिटिश प्रशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी क्रम में
सन 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में कुछ रियायतें प्रदान की गई, लेकिन वो इतनी सारी थी कि जन साधारण से संतुष्ट नहीं हुई। अगला बिंदु है ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार, जिसके हम पहले चर्चा कर चुके हैं। बंगाल का विभाजन, अगला बिंदु है बंगाल का विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल लॉर्ड कर्जन के समय बहुत बड़ा प्रांत था। उसमें सारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर शामिल थे। इतने बड़े प्रांत का शासन ठीक से चलाना संभव नहीं था, इसलिए इसको बांटना आवश्यक था। परंतु लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य शासन सुविधा के लिए बंगाल को बांटना नहीं चाहते थे, अपितु हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डलवाकर बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को कुचलना चाहता था। इस हेतु उसने पूरे बंगाल के मुसलमानों को भड़काया जहां उनका बहुमत था, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इसका घोर विरोध किया गया था। इस घटना के दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन शीघ्र ही लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया। परिणाम स्वरूप न केवल बंगाल वरन संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की अभूतपूर्व भावना को जन्म मिला। अगला बिंदु है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। उसी समय कई विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा, जिनकी चर्चा हमने कर दी है, पिछले बिंदु में की थी। जैसे वो एबिसिनिया द्वारा इटली को हराना, 1905 में जापान के द्वारा रूस को हराना। इन सब बातों से यह सिद्ध हो गया कि अंग्रेज अजय नहीं है, अपराजय नहीं है, उनको हराया जा सकता है और हम स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये बिंदु थे जो कि उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण थे।